Good afternoon, everyone. On the behalf of Medanta Hospital, I welcome you, everyone, and Dr. Rajneesh Kumar Srivastava with us. So now I would like to hand over the session to Dr. Rajneesh. So please welcome to Dr. Rajneesh. Thank you so much for joining. Good evening, everyone. My name is Dr. Rajneesh Kumar Srivastav, and I am a consultant pulmonologist at Medanta Hospital, Lucknow. We'll be discussing today about the challenge of post-COVID complications, and also we'll be covering in a short about serious complications like black fungus, how to prevent these complications, Delta and Delta plus variants, possibility of third wave, and Sputnik vaccine. तो जैसा हम जानते हैं कि सेकेंड वेव अब ख़त्म होने की तरफ है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज होके घर जा चुके हैं, पर स्टिल अभी भी वो लोग नॉर्मल डे टू लाइफ अपनी नहीं जी पा रहे हैं। बहुत सारे तरह तरह की उनको समस्याएं आ रही हैं और वो एकदम नॉर्मल रूटीन में अभी भी नहीं जा पाए हैं। तो वो क्या समस्याएं हैं जो ऐसे पेशेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं पोस्ट कोविड, और उनको कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे बचा जाए, ये हमारे टॉपिक का मेन डिस्कशन रहेगा। उसके अलावा चूंकि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट्स और स्पुतनिक वैक्सीन आज से मेदांता में शुरू हो गई, तो उसको भी हम शॉर्ट में एक बार कवर करेंगे। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कोविड के बहुत ही कॉमन हैं। एक स्टडी में पाया गया था, यूके की स्टडी में, कि 10 to 20% ऑफ द पेशेंट्स को एक महीने बाद भी सिम्टम्स बने रहते हैं, जबकि इटली में एक स्टडी में पाया गया कि ऑलमोस्ट 87% पेशेंट्स 2 महीने बाद भी उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। कोविड को इन दिक्कतों के आधार पे 3 स्टेजेस में अब डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 4 वीक्स में जो समस्याएं आती हैं उसको एक्यूट कोविड-19 में हम लोग काउंट करते हैं। अगर 1 महीने से 3 महीने के बीच में प्रॉब्लम्स हैं तो उसे ऑनगोइंग कोविड बोला जाता है, और 3 महीने के ऊपर को हम लोग लॉन्ग कोविड बोलते हैं। तो प्रोलॉन्ग सिम्टम्स में जो सबसे कॉमन सिम्टम है और सबसे आम समस्या है वो है फैटीग। ज़्यादातर पेशेंट्स जो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको परसिस्टेंट फैटीग रह रहा है, थकान बनी रहती है, शरीर में दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोगों, और हाफ ऑफ ऑल पेशेंट्स, उनको 10 वीक बाद भी ये समस्याएं परेशान कर रही हैं। इसके अलावा शरीर में दर्द, सांस फूलना, कुछ लोगों को खांसी बनी रहती है, सीने में जकड़न हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकती है, कुछ लोगों की पल्स रेट घटती भी है, नाक में स्टफीनेस जैसे नाक बंद होना या नाक में छींक आना, शरीर में चकत्ते पड़ना, बालों का झड़ना, ये सब समस्याएं पोस्ट कोविड में आमतौर पर देखने को मिल रही हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी आ रही हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि सर दर्द को होना, सेंसरी लॉस, स्मेल चले जाना, टेस्ट चले जाना, विजन में दिक्कतें आना, मेमोरी लॉस एक कॉमन है। बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड के बाद ऐसा लगता है कि पहले से याददाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है, हाथ में कपकपी होना, ऐसी तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो ब्रेन फॉग एक टर्म है जिसमें कॉमन तौर पे देखा गया कि कोविड के बाद लोगों का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, नींद में समस्याएं आ रही है, नींद उतनी अच्छे से नहीं आ रही है, और डिप्रेशन काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है। चूंकि ये समस्या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, तो इनको टैकल करने के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। कई ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के इसको टैकल करना, और साथ में रिहेबिलिटेशन बहुत ही आवश्यक है। तो अब ये समस्याएं देखते हैं कि ये आती क्यों हैं। क्या ये समस्याएं पहले के कोविड इन्फेक्शन का ही कॉन्टिन्यूएशन है, या ये कोई नया इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई नए कारणों से? इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक नोन नहीं है, सिर्फ हाइपोथेसिस हैं कि ये क्यों होती हैं, पर एग्जैक्टली ये पोस्ट कोविड समस्याएं महीने, 2 महीने, 3 महीने तक क्यों बनी रह रही हैं, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक हमें पता नहीं। कुछ लोग का मानना है कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जा रहा है उनमें समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि जो एडवांस एज के हैं, जिनको पहले से ही कुछ इम्यूनिटी की दिक्कतें, जैसे कि HIV जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या जिनको स्टेरॉइड्स जैसी दवाइयाँ चलती हैं जिससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनको समस्याएं आ जा रही हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग और हाइपर रेस्पॉन्सिव है, जितना उसको नॉर्मल रिस्पॉन्स करना चाहिए उससे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से वो अपने ही शरीर के सेल्स को डैमेज करता है और अदर अंगों को भी डैमेज करता है। जैसे कि लंग को डैमेज अगर हो रहा है तो उसको हम ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, या अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उन्हें सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं। पर अभी तक इसका कॉज क्लियर नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि री इन्फेक्शन भी हो रहा है, पर स्टिल ये सब सिर्फ हाइपोथेसिस है।
परसिस्टेंट पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्यों रह रहे हैं इसका कारण पता नहीं है, पर हाँ ये कॉमनली रह रहे हैं और कॉमनली देखने को मिल रहा है। कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ये जो पहले के सिम्टम्स हैं तो कॉमन हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को देखने मिल रहे हैं 50-60% में, पर कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो हम पहले इन सब कॉम्प्लिकेशंस को समझेंगे कि ये क्या है और इनको कैसे प्रिवेंट करें। फाइब्रोसिस एक ड्रेडेड टर्म है जिसको आमतौर पे लोग सुन के डर जाते हैं कि उनके लंग में फाइब्रोसिस हो गया, पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि अगर लंग में निमोनिया होता है तो थोड़ी बहुत लंग में फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस कुछ और नहीं है, नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है। जब भी हम निमोनिया होता है तो लंग में कुछ डैमेज होता है, तो जब वो हील होता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सिकुड़न आ जाती है। तो माइल्ड फाइब्रोसिस, मॉडरेट फाइब्रोसिस कोविड के पेशेंट्स में यूजुअली रिवर्स हो जा रहा है। जब हम पेशेंट्स को 3 से 6 महीने तक फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपके सीटी में देख के वो फाइब्रोटिक बैंड्स ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है तो उसको लेके चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स का फाइब्रोसिस धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है 3 से 6 महीने के बाद। हाँ, जो सीवियर कोविड के हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गया है, हो सकता है उनका फाइब्रोसिस पूरी तरह से रिवर्स ना हो, पर हर फाइब्रोसिस डेंजरस नहीं है, हर फाइब्रोसिस सीवियर नहीं है। तो हर फाइब्रोसिस को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट बात आती है इन्फेक्शंस, जो कि आजकल एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस है, मेनली फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस, येलो फंगस, एस्परजिलस और टीबी के इन्फेक्शंस आमतौर पर देखने के मिल रहे हैं। इन्फेक्शंस को कैसे पहचाना जाए? इन्फेक्शंस अगर कोई भी होते हैं तो उनको पहचानने के 2-3 तरीके हैं। अगर कोई भी नया लक्षण आता है, जैसे कि आपको फीवर पहले नहीं आ रहा था, अभी अचानक से फीवर आना शुरू हो गया है, या पहले सांस नहीं फूल रही थी, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रह रहा था और अभी अचानक से ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा है, या खांसी बढ़ गई है, तो ज़रूर से अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो नेसेसरी टेस्ट हैं उसको कराएं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये 3 सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लगभग सिमिलर कारणों से होते हैं, जिसका कारण है ब्लड क्लॉटिंग। कोविड के मरीजों में खून का थक्का जमने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ये खून का थक्का हार्ट की खून की नलियों में जाता है तो उनको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अगर ये खून का थक्का ब्रेन की नलियों में वो बनता है तो उनको स्ट्रोक, जिसे हम पैरालिसिस भी बोलते हैं, वो होने का खतरा हो सकता है। और यही थक्का अगर हमें फेफड़े की खून की नलियों में बनता है तो उसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म मानते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण आमतौर पर लोगों को पता है कि सीने में दर्द होना, काफ़ी भारीपन लगना, स्वेटिंग होना अचानक से और सांस फूलना, ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। स्ट्रोक में मेनली एक साइड में वीकनेस आना, चेहरे का टेढ़ा होना, जबान निकालने में टेढ़ा हो जाना या हाथ और पैर में वीकनेस होना, ये कॉमन लक्षण है जिसे हम पैरालिसिस ही बोलते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जैसा हमने बताया कि फेफड़ों में खून पहुंचाने वाली नलियों में थक्का आ जाता है। इनमें लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट को पहले एकदम ठीक था, अभी अचानक से उसकी सांस फूलने लगी, अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सीने में दर्द हो गया या खांसी में खून आ गया। ऐसे सब लक्षण आए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इन तीनों समस्याओं को अगर हम जल्दी पहचानते हैं तो इनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ब्लड थिनर्स, जो खून को पतला करने की दवाइयाँ और अन्य दवाइयों की सहायता से अगर हम इसको टाइमली पहचान लेते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशंस को आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई नए सिम्टम्स आते हैं, पहले आप एकदम ठीक ठाक थे और अभी समस्याएं बढ़ गई हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। न्यूमोथोरैक्स एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें फेफड़े के अंदर हवा भर जाती है। फेफड़े को एक्चुअली 2 झिल्लियाँ कवर करती हैं जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। उन प्लूरा के बीच में अगर हवा भर जाती है तो उसे हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। कोविड में जैसे हमने डिस्कस किया कि कोविड में लंग में फाइब्रोसिस होना कॉमन है, तो लंग स्टिफ हो जाते हैं, सिकुड़ के कड़े हो जाते हैं, उसके वजह से उनके फूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो फूट के हवा फेफड़े की झिल्ली में भर जाती है, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। तो जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ है, ऐसे ही न्यूमोथोरैक्स भी अगर हम टाइमली पहचान लें तो इसको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। एक पतली सी नली से उस हवा को बाहर निकाला जाता है, जिससे कि इसमें पेशेंट्स को जल्दी ही आराम मिल जाता है। इसके लक्षण भी सिमिलर ही हैं, सीने में दर्द होना, सांस फूलना, अचानक से शुरुआत होना। अगर पेशेंट अभी एकदम ठीक ठाक था और उसने अचानक से भारी वजन उठाया या जोर से खांसी आई और उसके बाद उसको चेस्ट में पेन हुआ और सांस फूलने लगी, तो ये न्यूमोथोरैक्स का लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई सडन सिम्टम्स आपको आते हैं कि अचानक से सांस फूलना शुरू हो गई, फीवर आना शुरू हो गया या अचानक से सीने में दर्द बढ़ गया, काफ़ी सीवियर दर्द हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। पैंक्रेटाइटिस भी हमें पोस्ट कोविड स्टेट में देखने को मिल रहा है, पर फॉर्चुनेटली जो पोस्ट कोविड पैंक्रेटाइटिस है ये आसानी से ठीक हो जा रहा है। तो ज़्यादातर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस अगर टाइमली हम डिटेक्ट करते हैं तो इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए अर्ली कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
रिस्क फैक्टर्स क्या हैं सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होने के? सीवियर डिजीज, जिन पेशेंट्स को गंभीर बीमारी है उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनको आईसीयू स्टे रहा हो, जिनको आईसीयू की नीड पड़ी हो, वेंटिलेटर या बाईपैप की नीड पड़ी हो, जिनको ऑक्सीजन लंबे समय तक चला हो, या जिनकी एज ज़्यादा हो, या जिनको पहले से बीमारियां रही हो जैसे शुगर या बीपी, या जिनकी वजन ज़्यादा है, या जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंगल कॉम्प्लिकेशंस की स्पेसिफिकली। तो फंगल कॉम्प्लिकेशंस को लेके चिंता इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहली चीज़ तो फंगल कॉम्प्लिकेशंस इतने कॉमन नहीं है जितना पब्लिक परसेप्शन है, जितना मीडिया में और इससे बोला था। हाँ, डेफिनेटली उनका इंसिडेंस कोविड के बाद बढ़ गया है, पर यूजली फंगल कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं को देखने को मिल रहे हैं जिनको सीवियर डिजीज रही हो, या जिनका शुगर लेवल हाई रहा हो, या जिनको स्टेरॉइड लंबे समय तक हाई डोज में चले हो, आईसीयू में स्टे रहा हो। हर आम आदमी को जो घर में ट्रीट हुआ है या जिसको माइल्ड सिम्टम्स रहे हैं उसको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, फंगल कॉम्प्लिकेशंस ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है कोविड की तरह, ये पहले भी होती रही है और लगभग 1.5 लाख अलग अलग स्पीशीज़ के फंगस धरती पे होते हैं, जिसमें से सिर्फ 300 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अपनी बीमारियाँ पैदा करती हैं। तो और दूसरी बात यह है कि इनके स्पोर्स, जो फंगल के स्पोर्स हैं, हर जगह होते हैं, हवा में फैले होते हैं, और हम लोग हर दिन लगभग 1,70,000 स्पोर्स पर डे इनहेल कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है जो कहीं से आ गई है या एक अनोखी चीज़ है, पर ये स्पोर्ट्स एक्चुअली हर जगह है और हम उनको इनहेल कर रहे हैं। कोविड के वजह से एक्चुअली जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वही जिनको स्टेरॉइड लंबे समय तक चल रहे हों या जिनको सीवियर डिजीज हो, उनको ही फंगल होने का, इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स हु डू नॉट रेगुलरली टेक मेडिसिन आर वल्नरेबल। कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस, वही ब्लैक फंगस जिसको हम बोलते हैं, ये एक टर्म है कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकर के केसेस पहले भी देखने को मिलते रहे हैं और अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाते हैं तो इनका हम ट्रीटमेंट भी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ चलती हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी या इसावुकोनाजोल या पोसाकोनाजोल। साथ में पेशेंट्स में सर्जरी करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो अगर टाइमली हम डिटेक्ट कर लेते हैं और छोटा इन्फेक्शन है, लोकलाइज्ड है, तो हम उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस होने के कॉजेज जैसे हमने पहले डिस्कस किए, इम्यूनिटी का कम होना। कोविड के वजह से शरीर में लिम्फोसाइट्स नाम की एक सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनके कम होने में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिनको डायबिटीज़ है और जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहा है उनको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जिनको स्टेरॉइड्स चले हैं, स्पेशली हाई डोज स्टेरॉइड लंबे समय तक, उनको इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा है। टॉसलिजुमैब जिनको चला है या इटालिजुमैब चला है, ऐसी दवाइयों में भी इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। एक और थ्योरी है कि शायद ऑक्सीजन की ट्यूबिंग अगर साफ नहीं है तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, पर ये स्टैब्लिश नहीं है। अब इनको पहचाने कैसे, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं या नहीं? फंगल इन्फेक्शन दो जगह हो सकते हैं, एक तो नाक के आसपास जिसे हम लोग राइनोसेरेब्रल बोलते हैं, और सेकेंड हो सकते हैं लंग में। तो इनके लक्षण इसी के आधार पर अलग अलग होते हैं। नेजल सिम्टम्स में मेनली नाक बंद होना, नाक से खून आना, चेहरे पे सूजन होना, सर दर्द होना, दोबारा से बुखार का आना, जहाँ पे सूजन हुई वहाँ पे दर्द होना या सेंसेशन कम हो जाना, विजन का ब्लर हो जाना, या वहाँ पे स्किन का काला हो जाना, ये लक्षण हो सकते हैं। अगर पल्मोनरी सिम्टम्स हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन है, तो उसमें दोबारा से सांस फूलना या खांसी आना, ऑक्सीजन लेवल का कम होना हो सकता है। दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये कॉन्टेजियस नहीं, ये एक दूसरे में नहीं फैलते। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फंगस के स्पोर्ट्स तो एक्चुअली हर जगह हैं और ये हमेशा से रहे हैं, हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स डेली इनहेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पहले से भी हर जगह सभी के शरीर में रहते हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोविड की तरह ये बीमारी नहीं है कि कोविड जैसे एक दूसरे से कांटेक्ट में फैलता है, ऐसे म्यूकरमाइकोसिस या अन्य फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं फैलते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पेशेंट की केयर कंटिन्यू रहे, उनको आइसोलेट करके उनकी केयर में बाधा न पहुंचे। कैसे प्रिवेंट करें? तो जिन समस्याओं से फंगल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं उन्हीं को कम करना है, जैसे कि शुगर का कंट्रोल करना है। स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन विदाउट इंडिकेशन एंड विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर खुद से स्टेरॉइड नहीं यूज़ करने चाहिए। लंबे समय तक खुद से बार बार स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि कोविड के बाद फिर से उनको थोड़ा सा खांसी है और सांस फूली तो हमने फिर से स्टेरॉइड ले लिया था। ऐसा ना करें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें।
ऑट्रबिन नेजल ड्रॉप्स कुछ लोग यूज़ करते हैं नाक में, जिनकी नोक बंद रहती है उसके लिए। तो अगर हो सके तो ये कुछ दिन के लिए होल्ड कर दें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं वो नाक के अंदर खून पहुँचाने वाली नलियों को पतला कर देती हैं, जिससे वहाँ पे लोकल इम्यूनिटी हो सकता है कम हो जाए। अगर स्टेरॉइड के आपको नेजल स्प्रेस भी चल रहे हैं तो उनको भी हो सके तो कुछ दिन के लिए बंद कर दें, हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, कोविड होने के बाद। जिनको सीवियर कोविड है और जिनको रिस्क फैक्टर्स है उन्हीं को ऐसा करने की आवश्यकता है, सभी को नहीं। विजन चेक करना एक इम्पॉर्टेंट है। अगर दीवार पे आपके कोई कैलेंडर लगा है तो सुबह उठ के आंख बंद करके उसके कोई भी एक डिजिट को पढ़ने की कोशिश करें रोज डेली, इस आंख से और इस आंख से। अगर आपको उसमें कोई चेंज लग रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पर फिर से वही बात है कि जिनको हाई रिस्क फैक्टर हैं, जो सीवियर कोविड से पीड़ित थे, जो आईसीयू में थे, जिनको हाई डोज स्टेरॉइड चला था, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहा था, उन्हीं को ये चीज़ें करने की आवश्यकता है डेली। अपना विजन देखने की या मूवमेंट्स और कलर परसेप्शन चेक करने की और स्प्रे होल्ड करने की हर नॉर्मल पेशेंट या माइल्ड पेशेंट को करने की आवश्यकता नहीं है। गार्डनिंग को अगर हो सके तो 2 वीक्स के लिए अवॉइड करें, क्योंकि जो म्यूकर माइकोसिस है उसके स्पोर्स मेनली मिट्टी में मिलते हैं, सॉइल में। पर फिर वही चीज़ है कि ये स्पोर्स वैसे भी हर जगह हैं, तो हर पेशेंट्स को इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने ईएनटी के डॉक्टर से संपर्क करें। इस बीमारी का पता हम ईजिली 2 चीज़ों से कर सकते हैं। एक, ईएनटी के डॉक्टर आपके नाक के अंदर दूरबीन डाल के देखेंगे, जिसे हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, तो उससे इसका पता चल सकता है। दूसरे कुछ जांचें जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई करा के भी इसको पता किया जाता है। तो आपके फिजिशियन डिसाइड करके फर्दर टेस्ट करा के इसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कम किया जाए, कैसे इफेक्ट को इसके मिनिमाइज किया जाए और कैसे रूटीन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस आया जाए। तो क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम या पोस्ट कोविड फैटिग सिंड्रोम जो हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड, और लगभग मोर देन 50% लोगों को रहता है, जिसमें टायर्डनेस, फैटिग और जॉइंट पेन होता है। तो इसको कम करने के लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो डाइट है। चूँकि कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज रहते हैं लंबे समय तक, तो उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं, कई लोगों का वेट लॉस हो जाता है। तो इसलिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, सोयाबीन, चना, दाल, इस तरह के प्रोटीन सब चीज़ रिच डाइट ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस एग, फिश या चिकन ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स लेना इंपॉर्टेंट है, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको लीजिए, डायबिटीज़ को पॉइंट ध्यान में रखते हुए लीजिए, जिससे कि आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहें। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 2.5 लीटर पानी कम से कम एक दिन में पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोविड दवाइयाँ चलती रहती हैं, जैसे कि एस्पिरिन और स्टेरॉइड्स, जो कि पेट में गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनको पेट में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए ईजिली डाइजेस्टेबल खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली या छोला भटूरा या इस टाइप का हैवी खाना खाने से बचें। शुगर कंट्रोल अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्कोहल, स्मोकिंग और फास्ट फूड को कुछ दिनों तक अवॉइड करें। जिनको पोस्ट कोविड फैटिग रहता है उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को लगभग 50% कम कर देना चाहिए और एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए। तो कैसे क्रॉनिक फैटिग को करें? अगर उनकी स्लीप डिसरप्ट हो रही है तो पहले ये जानना बहुत आवश्यक है, स्लीप डिसरप्ट क्यों हो रही है? क्या एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है, क्या दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही है, या डिप्रेशन की वजह से नींद? अगर हम उस कारण को पहचान सकेंगे कि जिस वजह से नींद नहीं आ रही है, तो हम उसको डेफिनेटली ट्रीट कर सकेंगे। फिजिकली एक्टिव ना रहें पूरे टाइम, फिजिकली एक्टिव रहें पूरे टाइम, बेड पे सोते ना रहें। लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हैवी एक्सरसाइजेस करने से या हैवी स्ट्रेन लेने से बचना है। 4P मेथड एक होता है जिससे हम क्रॉनिक फैटिग से मैनेज कर सकते हैं। पहली चीज़ कि दिन के उस समय जिस समय आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, उस समय अपने मैक्सिमम कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आपको सुबह सुबह सो के उठ के एनर्जी लग रही है तो कोशिश करें कि सुबह ज़्यादातर काम के निपटा दिए जाएँ। दूसरी चीज़ कि जो काम है वो अपने पेस पे करें, जितने स्पीड से आप कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। एक्सेस स्ट्रेस ना लें। जो इम्पोर्टेंट काम है उनको पहले करें, जो लेस इम्पोर्टेंट काम है उनको टाल दें, या अगर बाद में कर सकते हो तो बाद में करें। कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आपके डेली एक्टिविटी की हैं या जो आपके इम्पोर्टेंट की हैं, उनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे आप उनको ईज़िली रीच कर सकें। अगर इमरजेंसी पड़ती है तो जो मेडिकेशंस हैं, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं खाने-पीने की, उनको ईज़िली रीचेबल जगह पे रखें। तो ये 4P मेथड होता है: प्लानिंग, पेसिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड पोजिशनिंग। दवाइयों में तो अगर आपको लंबे समय से पोस्ट कोविड स्टेरॉइड चल रहा है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि अगर स्टेरॉइड की नीड है या नहीं है।
नीड नहीं है तो उनको धीरे धीरे टेपर करके बंद करें। पर हाँ, आप ये डिसीजन खुद से नहीं लेना है, हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेना है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स के यूज़ ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल इटसेल्फ फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ाते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दोबारा खांसी आ गई तो खुद से एंटी फंगल ले लिया, किसी ने खुद से स्टेरॉइड ले लिया, किसी ने एंटीबायोटिक ले लिया। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप अगर एक्सेस एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इवन एंटी फंगल ड्रग से भी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल एंटी फंगल यूज़ कर रहे हैं तो आपको सीरियस फंगल इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जिनको पहले से शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज़ या एस्थमा ऐसी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ चल रही हैं, उसको बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रखना है। हाँ, डेफिनेटली अपने डॉक्टर के बारे में बता दें कि हमें ये दवाइयाँ चल रही थी। शुगर कंट्रोल अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोविड और पोस्ट कोविड में। चूंकि ये पैंडेमिक लगभग 1.5-2 सालों से चला रहा है, तो एवरीवन इज स्ट्रेस ड्यू टू सम रीज़न। किसी के खुद बीमार हुए, किसी के फैमिली मेम्बर्स बीमार हैं, किसी के फैमिली में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, तो सभी फाइनेंशियल, जॉब, ये सब वजहों से तो एवरीवन इज इन स्ट्रेस। तो इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। हॉस्पिटलाइजेशन इटसेल्फ बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, तमाम तरह तरह के थॉट्स आते हैं, फियर ऑफ फ्यूचर कि हम ठीक होंगे कि नहीं। नेगेटिव न्यूज़ अगल बगल से मिलती है, सोशल मीडिया से मिलती है, किसी के बीमार होने की या कुछ दिक्कत होने की न्यूज़ मिलती रहती है। प्लस कॉस्ट फैक्टर्स, फाइनेंशियल, जॉब लॉसेस, तो मल्टीपल रीजंस से ऑलमोस्ट सभी लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं। स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले उस स्थिति को एक्सेप्ट करें कि हाँ, दिस इज द रियलिटी, कोविड इज अ रियल थिंग, इट इज हियर टू स्टे, हमारे पास इतने दिनों से है और मे बी अभी एक वेव आ रही है तो कुछ दिन और रहेगा। तो करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्ट्रेस से बचने के लिए। आप उस चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये पैंडेमिक है, सभी लोग परेशान हैं और दिस इज़ द रियलिटी। उसके बाद ही आप इससे बच पाएंगे, इसको कम कोप कर पाएंगे। रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप साइकिल। बहुत सारे लोग चूंकि कोविड की वजह से घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जब वो ऑफिस जाते हैं तब तो उनका रूटीन मेंटेन रहता है, सुबह तैयार होकर जाते हैं। पर जब घर से काम करते हैं तो लोग रात में अक्सर लेट नाइट तक जगते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि पोस्ट कोविड ऐसे भी इंसोम्निया बहुत हो रहा है, तो आप उसको अग्रीवेट कर देंगे अगर आप अपना रूटीन सही नहीं रखेंगे। तो कोशिश करें कि 10-11 बजे तक सोने चले जाएं, जो भी आपका रूटीन है उसमें सोने चले जाएं। सुबह जल्दी उठ के आधे घंटे कम से कम एक्सरसाइज करें और अगर हो सके तो 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगे, बहुत सारी इसके मेडिटेशन के टेक्निक्स आपको नेट पे या यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो कोशिश करें करने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्ट्रेस से निकलने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीनिंगफुल एंगेजमेंट या पॉजिटिव एडिक्शन। बहुत सारे लोगों को कोविड के समय में वेब सीरीज या ये सब चीज़ों का एडिक्शन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है। इसको हटा के कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करें जो आपको खुशी दे या जो औरों को खुशी खुशी दे। इसको हम लोग मीनिंगफुल एंगेजमेंट बोलते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे, पॉजिटिव एडिक्शंस में ध्यान लगाएंगे, किसी की एक हेल्प करने में अपने आप अपना समय देंगे, तो डेफिनेटली इससे आपको आंतरिक खुशी मिलेगी और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। फैमिली और फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड की वजह से। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो आदमी सोशली भी कटता जा रहा है, पर एक्चुअली हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। दैट इज द इनकरेक्ट टर्म। तो एटलीस्ट फोन पे ही लोगों के कांटेक्ट में रहें। हो सकता है आपके परिवार लोगों से आपको बात करने में वो कुछ ऐसे सजेशंस दें जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हों, जिससे आप उस चीज़ को कोप अप कर सकें, या जस्ट उनका कहना इतना ही कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो, बहुत आपको सुकून दे सकता है। तो फैमिली और फ्रेंड्स के कांटेक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव न्यूज़ से हो सके तो बचें, सोशल मीडिया और न्यूज़ साइट से। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि क्या हो रहा है, पर डेफिनेटली हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये हमारे हाथ में है। तो ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है। लंग फाइब्रोसिस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसको लेके परेशान नहीं होना है। माइल्ड फाइब्रोसिस, मॉडरेट फाइब्रोसिस, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को सीटी स्कैन में आ रहा है। बार बार सीटी स्कैन मत कराइए इसके लिए। जब भी आप कराएंगे तो धब्बे आएंगे, उन धब्बों को जाने से में 3 से 6 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। इसको कंट्रोल करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि फाइब्रोसिस को कम करती हैं, पर उन मेडिकेशंस का अभी कोई स्टैब्लिश्ड रोल नहीं है। आप उनके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या ये दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटेड है, आपके डॉक्टर समझते हैं सही, तो वो आपको डेफिनेटली देंगे। पर वो दवाइयों का कोई डेफिनेट रोल नहीं है, किसी भी ट्रायल में प्रूव नहीं हुआ है कि ये दवाइयाँ फाइब्रोसिस को कम कर रही हैं, रिवर्स कर रही हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें।
जो कि लंग की स्ट्रेचिंग करती हैं, जिससे कि जो फेफड़ों में सिकुड़न आ गई है उसका रिवर्स फोर्स प्रोड्यूस होता है और फाइब्रोसिस डेफिनेटली इससे कम होता है। तो हर दिन कोशिश करें कि अपने अंदर सांस को भर के रोकने की कोशिश करें। हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 30 सेकंड्स है। अगर आप 30 सेकंड रोक ले जा रहे हैं तो अच्छा है। मोर देन 40 सेकंड इज वेरी गुड, मोर देन 40 सेकंड इज नॉर्मल। तो अगर आप 40 सेकंड रोक ले जा रहे हैं तो देन योर लंग्स आर वेरी गुड, बट 30 सेकंड इज द टारगेट। और टारगेट की कोशिश करें 30 सेकंड तक रोकें। 1 मिनट से ज़्यादा रोकने की कोशिश मत करें, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसी तरह हार्ट के पेशेंट, उनको स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे कि आप बेड होल्डिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बाकी पेशेंट्स को डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी चाहिए। दिन भर में 10-10 मिनट के लिए 4 या 5 बार, मतलब आधे घंटे तक ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपके फाइब्रोसिस को रिवर्स करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। मॉनिटरिंग क्या क्या करनी है? मेनली 3 चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है: ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर और पल्स रेट। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अगर ऑक्सीजन लेवल सडनली गिर रहा है, पहले आपका 96, 97, 95 रह रहा था, अभी अचानक से 90 रह रहा है, तो ये चिंता का विषय है। पर ऑक्सीजन लेवल के बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है कि पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग लेने में बहुत सारे लोग बहुत गलत रीडिंग लेते हैं। पहला एक इश्यू तो ये आता है कि कुछ चाइनीज़ पल्स ऑक्सीमीटर हैं जो कि प्रॉपर कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं। तो अगर आपको अपने लेवल में कुछ डाउट है तो किसी और की उंगली में लगा के देखें कि रियली में ऑक्सीमीटर सही है कि नहीं। दूसरा चीज़, कभी कभी आपकी उंगलियां ठंडी होती हैं तो इसमें रीडिंग नहीं सही आएगी। तो उंगलियां आपकी गर्म होनी चाहिए। अगर एकदम ठंडी हैं तो उसको दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ के थोड़ी देर बांध के रखें जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल आए, तो ही सही रीडिंग आएगी। अगर उंगली आपकी ठंडी होगी तो सही रीडिंग नहीं है। अगर उंगली मूवमेंट होता रहेगा, आप ऐसे लगा के ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे तो सही रीडिंग नहीं आएगी। उंगली में लगा के उसको नीचे रखें, मेज पे रखें, थोड़ी देर उसको स्टेबलाइज करें तो ही सही रीडिंग आएगी। और कोशिश करें कि मिडिल फिंगर में लगाएं। तो हमेशा मिडिल फिंगर में लगाइए, उसको किसी सरफेस पे रखिए, स्टेबलाइज करिए, उसको मूव नहीं कराइए। और 5 से 10 सेकंड का समय दीजिए, क्योंकि ये जो ऑक्सीमीटर्स होते हैं उनको प्रॉपर रीडिंग लेने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो 10 सेकंड बाद जो रीडिंग आ रही है वही आपकी सही रीडिंग है। अगर लगाते ही 60 आ रही है तो उसको देख के पैनिक नहीं करना है, वो गलत रीडिंग है। स्टेबलाइज होने के बाद आफ्टर 10 सेकंड्स जो रीडिंग आ रही है हाथ स्टेबल रखने के बाद, वही सही रीडिंग होती है। तो सही रीडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मशीन को क्रॉस चेक जरूर करें। टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर आपको पहले फीवर नहीं आ रहा था और अभी अचानक से फीवर आने लगा है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करें। पल्स रेट अगेन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोगों के पल्स रेट बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के घट रहे हैं। अगर ऐसी समस्या होती है तो कंसल्ट करें। तो कंसल्ट कब करना है? फीवर अगर आ रहा है 99 तक, फीवर कॉमनली हमें देखने को मिलना है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर 99 के ऊपर आ रहा है, 99.4 के ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है। फीवर अप टू 99.1, 99.2 इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल का डिक्रीज होना या कोई भी नए लक्षण आते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। डेल्टा वेरिएंट जैसे आप जानते हैं कि B.1, 0.617, 0.2, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं, जो कि इंडिया में सेकेंड वेव में एक मेजर फैक्टर था। और इसमें स्प्रेडनेस और इन्फेक्टिविटी और सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा थी। कोविड वायरस एक्चुअली एक आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरसेस में म्यूटेशंस बहुत ही कॉमन है। म्यूटेशंस मतलब होते हैं कि जब वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ गलतियां हो जाती हैं हर बार। अब चूंकि एक वायरस करोड़ों अरबों बार अपनी कॉपीज बनाता है, तो उन करोड़ों बार में कभी ना कभी एक दो गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां होना इट इज़ अ कॉमन थिंग, और ये सभी जगह होते हैं। म्यूटेशन सिर्फ वायरस में नहीं होते हैं, ये दुनिया के हर जीवों के अंदर म्यूटेशंस होते हैं, क्योंकि जब भी वो कॉपीज बनाता है तो कहीं ना कुछ गलतियां होती हैं। तो म्यूटेशंस आर अ वेरी कॉमन थिंग। सारे म्यूटेशंस खतरनाक नहीं है, उनमें से कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिससे वायरस को एडेड एडवांटेज मिल जाती है। जैसे कि उसके लिए सेल में घुसना आसान हो जाता है, उसके लिए दवाइयों से बचना आसान हो जाता है, उसको एंटीबॉडीज पहचान नहीं पाते क्योंकि उसका म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो इन म्यूटेशंस के वजह से वायरस, कुछ म्यूटेशंस की वजह से एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं। सारे म्यूटेशंस खतरनाक नहीं है, पर हाँ कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट या कंसर्निंग म्यूटेशंस कह सकते हैं, वही खतरनाक होते हैं। उसमें से एक म्यूटेशंस था जो कि डेल्टा वेरिएंट था, जो कि इंडिया में सेकंड वेव का मेजर कारण था और दुनिया भर के 80 से ज़्यादा देशों में पाया जा चुका है। अभी इसी में एक एडेड म्यूटेशन हो गया जिसे हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें K417 म्यूटेशन भी हो गया है, जो कि हमें पहले बीटा वेरिएंट में मिलता था। बीटा वेरिएंट वो है जो कि हमें साउथ अफ्रीका में मिल रहा था। तो ये वाला म्यूटेशन अब डेल्टा में भी हो गया है, इसी को हम डेल्टा प्लस बोल रहे हैं। ये दुनिया भर के में लगभग इसके 200 केसेस हैं 11 कंट्रीज में,
और इंडिया में अभी तक इसके 40 से ज़्यादा मामले आ गए हैं 10 स्टेट्स में, जिसमें कि मोर देन 20 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं है। इसको हम लोग B.1.617.2.1 या फिर AY.1 नाम से जानते हैं, ये ज़्यादा रिसेंट नाम है, मोर एक्सेप्टेबल। पहले इसको हम लोग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही क्लासिफाई करते थे, मतलब हाँ ये एक ऐसा म्यूटेशन है जिसको हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है, पर अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी क्लासिफाई किया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, आम वायरसेस से थोड़ा जल्दी फैलता है, लंग रिसेप्टर में इसकी बाइंडिंग भी थोड़ी ज़्यादा है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देने पे इसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा कम हो रहा है। पर एक अच्छी बात यह है, क्योंकि ये डेल्टा का ही एक सब टाइप है, उसी में एक एडेड म्यूटेशन है, तो चूंकि इंडिया में सेकेंड वेव में ज़्यादातर लोगों के अंदर डेल्टा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी उन एंटीबॉडीज से क्रॉस न्यूट्रलाइजेशन हो, तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी डेल्टा के खिलाफ बनी हुई है वो मे भी डेल्टा प्लस पे भी काम करें, बट नो वन नोज, अभी इसके ऊपर स्टडीज चल रही है। ICMR में अभी रिसेंटली एक ट्रायल शुरू किया गया, स्टडी शुरू की गई है, जिसके रिजल्ट हमें जल्दी ही मिल जाने चाहिए। तो अभी हमें इस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये वैक्सीन्स इस पे कितनी इफेक्टिव रहेंगी, इस पे दवाइयाँ या वैक्सीन्स कितना एफिकेसी रहेंगी, और इसको हम कैसे डिटेक्ट करें। तो अभी तक जो हमारा डाटा है उससे ये है कि वैक्सीन्स इस पे इफेक्टिव हैं। हाँ, क्योंकि इसके अंदर साउथ अफ्रीकन वेरिएंट वाला म्यूटेशंस आया है, और हम ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में हमारी कोविशील्ड की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई थी, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वैक्सीन्स इस म्यूटेशन के अगेंस्ट प्रिवेंट तो कर सकेंगी, बट शायद उनकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे कि अगर कोविशील्ड की एफिकेसी पहले 80% थी, तो मे भी डेल्टा प्लस आने के बाद वो एफिकेसी 70% रहे, बट स्टिल वो इफेक्टिव रहेगी, स्टिल सीवियर डिजीज से उसमें बचाव करने की क्षमता रहेगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन डेफिनेटली जरूर लगाएं। अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो कि ये कहे कि डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट जो है वो वैक्सीन कवर नहीं कर रही है। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको नॉर्मल हमारे PCR बेस्ड टेस्ट से डिटेक्ट नहीं किया सकता, इसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिन्हें हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे अब सेंटर्स अब भारत सरकार ने कई जगह ओपन किए हैं जहाँ पे इसको जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। थर्ड वेव जैसे कि एक पॉसिबिलिटी है, अभी बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो डेफिनेटली एक रिस्क है, क्योंकि बहुत सारे कारण होंगे, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा लोगों की मिक्सिंग बढ़ेगी, प्लस नए म्यूटेशंस आ रहे हैं, उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली थर्ड वेव इज़ अ रिस्क एंड इट मे कम आफ्टर 2 months। लेकिन उससे बचने के लिए हमें जो बेसिक्स हैं उसी पे ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास बेसिक हथियार हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीनेशन, वही सबसे हमारे बड़े हथियार हैं। कुछ लोग का क्वेश्चन रहता है कि क्या बच्चे थर्ड वेव से अफेक्टेड ज़्यादा होंगे, तो एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, ना ही फर्स्ट वेव में और ना ही सेकेंड वेव में बच्चों में ऐसा कुछ देखने को मिला कि वो वायरस ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है बिलीव करने का कि अगर दो वेव में बच्चे अफेक्ट नहीं हुए तो थर्ड वेव में अफेक्ट होंगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, बट नो वन नोस कि क्या ये बच्चों पे अफेक्ट करेगा। अभी तक का जो डाटा है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज या जो कोमोडिटीज जिनको पहले से शुगर बीपी की बीमारियाँ हैं, उन्हीं लोगों को बचाने की आवश्यकता ज़्यादा है। बच्चों में सीवियर डिजीज होगी ऐसा कोई भी डाटा इस समय नहीं है, तो इसलिए उसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन थर्ड वेव एक रियलिटी है, आ सकती है, तो इसलिए हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना है, अपने आप को अभी भी प्रिपेयर करना है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो अपने सारे प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखने हैं। सर्वेलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 ही चीज़ें जो थर्ड वेव से हमें बचा सकती हैं, पहला कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क, सैनिटाइजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सभी को पता है। सेकेंड, सर्वेलेंस, जहाँ भी आउटब्रेक होती है वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग करके सरकार बहुत अच्छे से सर्वेलेंस कर रही है और उस एरिया को कंटेन कर रही है, जिससे कि उसको स्प्रेड होने से बचाया जा सके। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यही एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में हमें बचाएगी। वैक्सीनेशन के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या हम स्पुतनिक के लिए रुके हैं या हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं। तो इसके बारे में एक लाइन का आंसर ये होता है कि जो भी वैक्सीन आपको अभी अवेलेबल है वो लगाइए, क्योंकि जैसे स्पेकुलेशन है 2 महीने में थर्ड वेव आ सकती है। वैक्सीनेशन लगने के बाद कम से इफेक्टिव होने के लिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने के लिए, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको इमीडिएटली जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगाएं। 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिसमें कि स्पुतनिक आज से मेदांता हॉस्पिटल में शुरू हो गई है, बाकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है।
तीनों के अपने अपने डाटा हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी वैक्सीन बेटर है, तो इसका आंसर किसी के पास भी नहीं कि कोई बेटर है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि हम हर आदमी कह रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल का टॉपर है, अपने स्कूल का टॉपर है। तीनों लोग अपने अपने स्कूल के टॉपर हैं, पर तीनों बच्चों का कभी साथ में कोई एग्जाम नहीं हुआ। जो तीनों वैक्सीन के डाटा हैं वो अलग अलग कंट्रीज के हैं। स्पुतनिक के पास जो डाटा है वो रशिया का डाटा है, जो कोविशील्ड के पास डाटा है वो मेनली अफ्रीका और इंडिया का डाटा है, जो कोवैक्सीन के पास डाटा है वो इंडिया का डाटा है। तो तीनों अलग अलग कंट्रीज में टेस्ट किए गए हैं। तो चूंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सीरोटाइप्स, अलग अलग वेरिएंट्स वायरस के होते हैं, तो उसके खिलाफ उसकी इफिकेसी अलग अलग हो सकती है। तो तीनों का कोई हेड टू हेड ट्रायल नहीं है। तो तीनों बच्चों का अगर साथ में एग्जाम लिया जाएगा तो ही हम बता पाएंगे कि तीनों में से कौन सा बच्चा रियली में सबसे बड़ा स्टूडियस है, सबसे अच्छा है। पर ऐसा तो तीनों अपने अपने स्कूल के टॉपर है, तो इसलिए कोई रियल डाटा नहीं है जिससे हमें बता सके कि तीनों में से कौन सी वैक्सीन बेटर है। तो आपको जो भी वैक्सीन मिल जाती है वो लगाइए। नेक्स्ट, स्पुतनिक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोविड वायरस एक आरएनए वायरस है, जिसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसके ऊपर एनवेलप होता है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, फिर एनवेलप है, फिर उसके जो बाहर के वॉल है जिसमें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं यही हमारे वैक्सीन के मेन वो टारगेट्स होते हैं। तो जैसे कि हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है या स्पुतनिक वैक्सीन है, दोनों वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं। इसमें इन्हीं प्रोटीन्स, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स को लेके एडिनो वायरस के ऊपर एक्सप्रेस किया जाता है, जिससे कि उसके खिलाफ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बन सके। तो स्पुतनिक वैक्सीन भी हमें 2 डोजेस में ही लेनी है। पहले ये डाउट था कि स्पुतनिक की एक ही डोज लगती है, वो एक्चुअली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है जिसमें 1 डोज लगती है, वो अभी उपलब्ध नहीं है। जो स्पुतनिक की नॉर्मल वैक्सीन है वो भी हमें 2 डोज में लेनी होती है, 1 महीने के अंतर में। स्पुतनिक की दोनों वैक्सीन अलग अलग होती है। फर्स्ट डोज में हम दूसरा वेक्टर यूज कर रहे हैं और सेकेंड डोज में हम दूसरा वेक्टर यूज कर रहे हैं। एडिनो वायरस जो वेक्टर है जिसके ऊपर हम ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट डोज में हम 26 वाला वेक्टर यूज कर रहे हैं और सेकेंड डोज में हम 5 वाला वेक्टर यूज कर रहे हैं, एडेनोसिन वायरस 5। तो फर्स्ट डोज जब हम लोग देते हैं तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और बॉडी सिंथेसाइजेस एस प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी बिगिंस। और जब हम सेकेंड डोज देते हैं तो एंटीबॉडीज के साथ साथ सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस होती है और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हो सकती है। तो हम आशा करते हैं कि इन सब जानकारियों के बाद आप अपने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, वैक्सीन्स के बारे में बेटर डिसीजन ले सकेंगे और अपने कॉम्प्लिकेशंस को कैसे कम करके अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी वापस आ सकें, उसके बारे में एक सही से निर्णय ले सकेंगे। थैंक यू। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं।